हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। हमने ये देखा था कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। -1 जिसके लिए काई की वैल्यू होती है वो परफेक्टली डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। मेसनर इफेक्ट का भी डिस्कशन हुआ था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का भी डिस्कशन हुआ था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक क्या कर रहे थे, अपने आप को मैग्नेटाइज तो कर रहे थे लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। वहां ये देखा था काई की वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए नेगेटिव में होती है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए काई की वैल्यू यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 हम कह सकते हैं पॉजिटिव होती है, मोर देन 0 होती है। आज हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या। हालांकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो डेफिनेशन मैंने जब बताई थी और उसके एग्जांपल्स भी बताए थे मैंने, आपको ध्यान होगा, फेरस, निकेल, कोबाल्ट, है ना, और मैग्नेटाइट भी बताया था, Fe3O4, ये एग्जांपल बताए थे, आपने लिखे थे ये एग्जांपल। अब हम बात करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका ये वो सब्सटेंसेस हैं विच आर द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उनके स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने का कॉज क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे आज इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बेसिस पर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेसिकली वो होते हैं जिनमें कुछ एटम्स, और हम कहें एक इनमें ग्रुप ऑफ एटम होता है, नियरली 10 पावर 11 एटम्स का ग्रुप होता है। जैसे मान लो ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें कितने एटम, 10 की पावर 11 एटम्स की करीब का एक ग्रुप होगा, जिनमें सभी एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, और इस ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डोमेन कहा जाता है। मैग्नेटिक डोमेन अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है, और डोमेन की जो साइज होती है लगभग 1 mm यानी वेरी स्मॉल होती है। क्लियर है? मैग्नेटिक डोमेन क्या होता है, यानी इसमें होते क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। अब बात आती है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन आप ये कह सकते हैं लगभग 10 पावर 11 एटम्स का एक ग्रुप होता है, जिनमें सभी एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, और डायरेक्शन सेम होगी तो इस ग्रुप का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसका अपना खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इसमें साथ साथ हम लिखेंगे क्या, देयर इज ए in ferromagnetic substances, in ferromagnetic substances there is a group of near about 10 power 11 atoms whose the direction of their magnetic moment is the same। यानी किन की बात कर रहे हैं आप, इन सभी एटम्स का, है ना, सेम एटम्स की। एंड दिस ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, this group of atom is called क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक डोमेन, है ना, और the size of domain is nearly about 1 mm।
डोमेन की जो साइज है वो नियरली कितनी होती है, 1 mm होती है। तो द साइज ऑफ डोमेन इज नियरली 1 mm। डोमेन की जो साइज है वो नियरली क्या होती है, 1 mm होती है। अच्छा, अब आप ये देखें, जैसे मैंने ये बताया कि यहां पे ये आपके पास में ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसका सैंपल है, और ये मैं मान रहा हूं इसके डोमेन्स हैं। ये डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन। डोमेन में लगभग कितने एटम्स होते हैं, 10 पावर 11 एटम्स होते हैं। सभी का जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि सभी के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। जैसे मान लो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट ये है, इसका भी यूं है, इसका भी यूं है, इसका भी यूं है, इस तरह से सभी का। अब जैसे इन सभी का क्या है, इस तरह से बहुत ज्यादा होंगे डोमेन्स। ये तो मैंने 4 डोमेन्स दिखाए हैं। किसी की यूं है डोमेन की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, तो किसी की यूं होगी। और जैसे मान लीजिए किसी की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की यूं है इस डोमेन में, तो किसी की क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब यहां देख रहे हैं ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे डोमेन्स हैं, उसमें बहुत सारे जब डोमेन्स होंगे तो उसमें कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। वो कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, तो एक दूसरे को सारे के सारे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन, पहले हमने बात की थी किसकी, इन एटम्स की डायरेक्शन। जैसे इस एटम की भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। इस डोमेन में आने वाले एटम की ये क्या कहते हैं, इनको डोमेन है। डोमेन में आने वाले एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इन डोमेन्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, वो डिफरेंट है इस तरह से। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल कर देंगे तो किसकी तरह से बिहेव करेंगे, क्या उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नहीं होगा। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, इन द absence of external magnetic field, their net मैग्नेटिक मोमेंट किसका, सभी डोमेन्स का, है ना, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी सैंपल की बात कर रहे हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, ये 0 होता है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये जो आपने जो डायग्राम दिखाया है, ये कब दिखाया है, इन द absence of external magnetic field, है ना। और जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, क्या होगा, देखिए, जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगी, जैसे यही था वो आपका, है ना। अब इसको कहां रखा आपने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपने इसी को, यही है वो, इसी को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैंने आपको बताया था, ध्यान हो, यदि किसी बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क। और टॉर्क की वजह से वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। तो यहाँ ये सारे के सारे मैग्नेट ही तो एक तरह से मैग्नेटिक डोमेन है, और सारे के सारे अपने आप को किसके डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में।
अब आप कह रहे हैं कि क्यों, सारे क्यों कर लेंगे, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक मोमेंट सफिशिएंट है। और टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एम बी साइन थीटा। तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, सफिशिएंट है। एक एटम में, लास्ट में हमने पैरामैग्नेटिक में एक एटम की बात की थी, इसमें बहुत सारे एटम है एक डोमेन में, तो मैग्नेटिक मोमेंट सफिशिएंट होने के कारण ऑलमोस्ट सारे के सारे डोमेन अपने आप को किधर अलाइन कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो ये तो ऑलरेडी किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। बाकी ये जो नहीं था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये सारे के सारे अपने आप को किधर अलाइन कर लेते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो आपने ये देखा कि इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी एक का मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्रिएट हो जाता है ना। ये कब हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया, यानी कब की बात है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये कहां रखा गया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो ये कब की बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये हुआ है, ऐसा हुआ है। ये कब हुआ है, जब इनको आपने कहां रख दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तब ये हुआ। सो ये नोट करिए क्या लिखा है, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देयर इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 10 to the power 11 atom. The direction of their magnetic moment is the same. This group of atom is called magnetic domain. The size of domain is nearly about 1 mm. In the absence of external magnetic field, the net magnetic moment of ferromagnetic, किसकी बात कर रहे हैं आप, ferromagnetic की, of ferromagnetic substances is zero, है ना। अच्छा, अब ये जीरो होता है और जैसे ही आपने इनको कहां पे रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो आगे ये मैं व्हेन दीज आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब इनको कहां रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां से अब when these are placed in external magnetic field, है ना, ड्यू टू टॉर्क, एक टॉर्क लगेगा और टॉर्क के कारण वो अपने आप को किधर अलाइन कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, है ना। दे अलाइन, है ना, अलाइंड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली, है ना, स्ट्रांगली होंगे ये, क्यों होंगे स्ट्रांगली, क्योंकि सारे के सारे होंगे स्ट्रांग मैग्नेट। अच्छा, इनकी खास बात है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को यदि रिमूव कर दोगे, उसके बाद में भी ये वापस अपने जगह पे नहीं आ पाते, और वापस नहीं आ पाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। अब क्या बन गया, ये अपने आप में मैग्नेट है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेट इसी तरह से तो बनाते हैं। मैग्नेट बनाने के लिए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में वो अपने आप को किधर मैग्नेटाइज्ड कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दोगे आप तो भी वो क्या नहीं, वैसे के वैसे रहेंगे। ये बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया, यानी वो मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। और किधर मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक, है ना। सो दीज आर, या दे गेट मैग्नेटाइज्ड, they get magnetized हो गए in the direction of
डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगे, मैग्नेटाइज्ड होगे। राइट डाउन, नोट कर लिया। अब देखिए हम बात करेंगे क्यूरी लॉ। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने क्यूरी लॉ बता दिया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्यूरी लॉ। आज हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्यूरी लॉ। वो लॉ बेसिकली क्यूरी और वाइस क्यूरी ने दिया था, बोलते उसको भी क्यूरी लॉ है, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, और वो दिया था वो क्यूरी लॉ था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से वो रिमाइंड करवा देता हूं, क्यूरी लॉ किसके लिए था, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। ये मैं जो लिख रहा हूं पैरामैग्नेटिक के लिए, लास्ट जो हमने पढ़ा था फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। क्या कहा गया था इसमें, इसमें ये कहा गया था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मींस काई, है ना, ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस is inversely proportional to the temperature, है ना। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगी तो काई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी 1/T। ये इसको बोला जाता है क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए कोई क्यूरी लॉ लागू नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो काई है, उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही नहीं है। क्लियर है। अब ये क्यूरी लॉ फॉर कौन से, क्यूरी लॉ फॉर, और इसको वाइस क्यूरी एंड वाइस क्यूरी लॉ भी कह देते हैं, एंड वाइस, है ना, क्यूरी एंड वाइस क्यूरी लॉ, या इसको जानते अपन किससे हैं, क्यूरी लॉ से ही जानते हैं। आपको क्यूरी लॉ से ही पूछा जाता है। ये क्यूरी लॉ कौन से सब्सटेंसेस के लिए है, ये अभी मैं जो बता रहा हूं वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है क्या, the magnetic susceptibility of ferromagnetic substances can be given as the magnetic susceptibility of ferromagnetic substances, ferromagnetic substances can be given as है ना, काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T माइनस TC, है ना। ये तो नोट कर लिया होगा, फिर से नोट कर लो, है ना, क्यूरी लॉ ये नोट कर लिया। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहा जाता है क्यूरी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू CT माइनस TC, वेयर बता देता हूं, वेयर C है क्या, क्यूरी कांस्टेंट। C को क्या बोला जाता है, क्यूरी कांस्टेंट। T क्लियर है, टेम्परेचर है, और ध्यान रहे यहाँ वैल्यू भी ये है कि यहाँ जो T की वैल्यू है वो TC से क्या होती है, ज्यादा होती है। हाँ, अब देखिए C तो क्या है, क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और TC है क्यूरी टेम्परेचर, TC है क्यूरी टेम्परेचर। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले तो ये लॉ लिख लीजिए, क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो होती है क्यूरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T माइनस टीसी। टी जहां पे टेम्परेचर है और टीसी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। देखो ये हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और सबसे ज्यादा काई की वैल्यू किसके लिए होती है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किन की होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। और उनकी कम हो जाएगी तो वो किसकी तरह से बिहेव करने लग जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह से बिहेव करने लग जाएंगे। तो टीसी वो टेम्परेचर है जिस पर जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनकी काई कम हो जाएगी। और कितनी कम हो जाएगी, जितनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती है। तो अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो किसकी तरह से बिहेव करने लग जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह से। उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्यूरी टेम्परेचर। ये आप मान रहे हो ना, काई की वैल्यू यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है, मैंने बताई थी ना, किसकी होती है, सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड कौन हो रहे थे, उनकी होगी ना काई की वैल्यू सबसे ज्यादा, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक से कम किसकी होती है, पैरामैग्नेटिक की। और फिर कम किसकी होती है, माइनस में होती है उनकी, तो किनकी, डाईमैग्नेटिक की। क्लियर है। अब फेरो वालों का यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो किसकी तरह से बिहेव करने लग जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह से बिहेव करने लग जाएंगे। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, उनको हम कहते हैं कौन सा, क्यूरी टेम्परेचर। हाँ, तो ये लिख लिया। अब क्यूरी टेम्परेचर को, ये क्यूरी लॉ पूछा गया है एग्जाम में, लिख सकते हो ना, फेरोमैग्नेटिक के लिए और पैरामैग्नेटिक दोनों के लिए पूछा गया है एग्जाम में। आरबीएससी में फिर ये पूछा गया है, डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो होता है जिससे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर है। तो क्यूरी टेम्परेचर लिखिए, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर है ना, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर में द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक substances behave like पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आप याद रखिए 2-3 के लिए है ना। क्यूरी टेम्परेचर फॉर टीसी लिख रहा हूं मैं, क्यूरी टेम्परेचर जैसे 1394 केल्विन होता है, ये किसके लिए है, फॉर कोबाल्ट। ये और सारी वैल्यू किस में लिख रहा हूं मैं, केल्विन में लिख रहा हूं, कोबाल्ट के लिए है ना। कोबाल्ट के लिए कितना होता है 1394 केल्विन में, ये ध्यान रखें। यदि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 कर देंगे है ना। आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है 1043, ये भी केल्विन में है ना। ये किसके लिए है, आयरन के लिए है। आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो होती है 1043 केल्विन। फिर निकेल के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू होती है 631 केल्विन, फॉर किसके लिए, निकेल के लिए। ये क्यूरी टेम्परेचर है ना। 1394 किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। 1043 केल्विन किसके लिए, आयरन के लिए। 631 किसके लिए, निकेल के लिए। ये सारी वैल्यूज किस में है, केल्विन में है, ये ध्यान रखें। सेल्सियस में यदि कहीं पूछी जाए तो हम इनमें से क्या कर देंगे, -273 माइनस कर देंगे है ना। तो ये क्यूरी टेम्परेचर, ये ध्यान रखिए डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उस टेम्परेचर को आप बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। यानी आयरन को यदि इतने टेम्परेचर पे रखा जाता है
1043 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाएगा। हाँ, खास बात है, यदि फिर से उनको आप कूल करेंगे तो फिर से वो किसकी तरह से बिहेव करने लग जाएंगे, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑन कूलिंग देम, ये भी ध्यान रखिए कि ये करने लग गए ऐसे, ऑन कूलिंग देम, ऑन कूलिंग देम यानी उनको वापस ठंडा करने पर, दे अगेन यानी इस टेम्परेचर से वापस लो टेम्परेचर पे लाने पर बिहेव्स एज, क्या बन जाते हैं वो, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर से वो क्या बन जाते हैं, क्योंकि ठंडा करोगे, यदि गर्म किया तो क्या बन गए, पैरा, और फिर से ठंडा करोगे, उनको कूल करोगे, कूलिंग करने पर क्या बन जाएंगे, फिर से वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो ये तो था क्यूरी टेम्परेचर का। इसके बारे में एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और देख ही लेते हैं इस फॉर्मूला बेस्ड। आपको कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस दे दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसके लिए आपको काई की वैल्यू दे दी और टेम्परेचर भी दे दिया और उसका क्यूरी टेम्परेचर भी दे दिया। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक, नाम नहीं दिया कौन सा क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एट टेम्परेचर दे दिया आपको, जैसे 420 केल्विन। ऑलरेडी केल्विन में है, केल्विन में नहीं हो डिग्री सेल्सियस में, तो भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, या केल्विन में कन्वर्ट करना है, इज 0.4। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है ना। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल या क्यूरी टेम्परेचर इज, आपको जैसे दे दिया 300 केल्विन। देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्यूरी कांस्टेंट। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन समझ गए आपको क्या दिया हुआ है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर इतने टेम्परेचर पे, यानी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 420 केल्विन, पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी टाई की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपको, 0.4 गिवन है। और कह रहा है क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू यानी टीसी की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, वो कितनी है, 300 केल्विन, ये भी केल्विन में है। और आपको कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूरी कांस्टेंट, यानी सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे ये देखना है। कौन से सब्सटेंस की बात कही गई है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कही गई है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैंने बताया था आपको, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, यदि काई की वैल्यू आपको दे दी जाए -0.5 है, बताइए वो सब्सटेंस कैसा है। काई की वैल्यू नेगेटिव में होती है, वो सब्सटेंस कैसा होता है, ध्यान में रखिए, वो सब्सटेंस होता है डाईमैग्नेटिक। और काई की वैल्यू कम होती है यानी पॉजिटिव में होती है, 0.2 है, 0.5 है, 1 से कम दी, 1 से कम दे रखी है, ऐसा पहचानिए उसको कौन सा है, दावे के साथ आप कह देंगे पैरामैग्नेटिक। काई की वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखी है, 1000 दे रखी है, 2000 दे रखी है, वो कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो काई की वैल्यू को कह के आप बता सकते हैं। चलो अब देखो, ये जो लॉ था वो आपको क्या कहा गया था कि काई इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी, या फिर यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगा, काई इंटू टी माइनस टी सी।
और काई की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है 0.4 इंटू टी माइनस टी सी। टी की वैल्यू कितनी है 420 माइनस टी सी की वैल्यू कितनी है 300, तो ये आ गया 120। 0.4 इंटू 120 तो इसको 48। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, तो कुछ यूनिट होती नहीं है, इसकी यूनिट वही होगी जो किसकी यूनिट होती है टेम्परेचर की, यानी टेम्परेचर की यूनिट क्या केल्विन। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 केल्विन। अब मैं ये कहूं आपसे, जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीबीएसई में, एक सब्सटेंस है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके लिए काई की वैल्यू -0.5 है, बताइए वो कौन सी मटेरियल होगी। माइनस में काई की वैल्यू यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू माइनस में किसके लिए होती है, माइनस में होती है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। यदि ये कह देता आपसे कि काई की वैल्यू 2000 है ना, तो बताइए वो मटेरियल कौन सी होगी, फेरोमैग्नेटिक होगी, है ना। सबसे ज्यादा काई की वैल्यू होती है फेरोमैग्नेटिक के लिए, और नेगेटिव में किसके लिए होती है डाई मैग्नेटिक के लिए। और यदि 1 से कम दी हुई है तो दावे के साथ, 0 से ज्यादा और 1 से कम, तो दावे के साथ आप ये कह सकते हो ये सब्सटेंस कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। नोट डाउन, न्यूमेरिकल को नोट कर लो। तो नोट कर लिया, तो अब इनमें एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, हालांकि टॉपिक्स करवा दिया ताकि एक साथ कंपैरिजन करने पे आपको पता लग जाएगा। किनमें कंपैरिजन, डाईमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सो एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो ऐसे लिख लीजिए, कंपैरिजन among diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances, इनमें कंपैरिजन है। तो इस टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं, इस तरह से टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, तो सबसे पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, डाईमैग्नेटिक। तो यहां लिखेंगे हम किसके बारे में, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। यहां लिखेंगे हम किसके बारे में, सेकंड नंबर पे क्या था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। और यहां लिख लेते हैं किसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो चलता है कि ये अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कौन से वाले, डाईमैग्नेटिक वाले। तो नंबर 1 तो ये हो जाएगी कि रिपेल होते हैं, है ना, और वीकली या स्ट्रांगली, है ना, वीकली या फीबली कर सकते हैं, है ना। दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड नहीं होंगे, वीकली क्या होंगे, अट्रैक्ट, है ना, वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होंगे, वीकली अट्रैक्टेड होंगे। और ये भी अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन कैसे अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। पहला कंपैरिजन तो ये हो गया। मैग्नेटाइज हो जाते हैं या नहीं, हो जाते हैं, सारे ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं। दुनिया का, यूनिवर्स का कोई भी किसी भी तरह का अभी तक जो है वो सारे के सारे ही क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कब, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। ये वीकली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन किधर, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ऑन प्लेसिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज मैग्नेटाइज्ड
है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, स्ट्रांगली या वीकली होता है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। और ये किधर मैग्नेटाइज होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इट इज also get magnetized in the direction of external magnetic field। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। अब ये देखिए इनके लिए काई की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, यानी इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काई की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनके लिए क्या होती है? नेगेटिव। और इनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, बट लेस होती है। और इनके लिए भी काई की जो वैल्यू है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बताया था ना भाई, काई क्या होता है? आई अपॉन एच, है ना। आई और एच दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इधर लगाया तो मैग्नेटाइज्ड किधर हो रहे? इधर, है ना। काई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती है, यानी लेस देन, या आप ये कह सकते हैं काई की जो वैल्यू है वो होती है लेस देन 0, यानी इसकी जो वैल्यू है -1 से 0 के बीच में। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, है ना। ये 0 भी नहीं, 0 से कम। और मिनिमम कितनी होती है? -1। मिनिमम वैल्यू -1 होती है। -1 जिनके लिए काई की वैल्यू होती है वो तो परफेक्टली क्या होते हैं? डायमैग्नेटिज्म होते हैं। और परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? 0 होता है, जिसमें मिशनर इफेक्ट नाम दिया था। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है काई की? -1। अच्छा, इनके लिए जो काई की जो वैल्यू है वो होती है एप्सिलॉन, जहां पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज वेरी स्मॉल नंबर। ये जो मैंने लिखा है एप्सिलॉन, कहीं आप ये मत समझ जाना, ये कह सकते हैं वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर, यानी ये बहुत ही क्या है? स्मॉल नंबर है ना। और इनके लिए जो काई की जो वैल्यू है, कौन से के लिए? फेरोमैग्नेटिक के लिए। इनके लिए जो काई की वैल्यू है वो ध्यान रखो 1000 से क्या होती है? ज्यादा ही होती है। अच्छा, फोर्थ यदि आप बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी की, इनके लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है ना। 0 से 1 के बीच में होती है। और इनके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। और इनके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू है 1 से बहुत ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है? आइए, यदि क्लियर हो गया तो मैं यहाँ ऊपर, ये तो लिख लिया होगा आपने, नोट करिए। ये नोट कर लिया तो आपने, मैं यहाँ लिख देता हूं। ये ध्यान रहे, ये कॉलम किसके लिए था? डाईमैग्नेटिक के लिए। सेकंड किसके लिए है? पैरामैग्नेटिक के लिए। और थर्ड किसके लिए है? फेरोमैग्नेटिक के लिए। ये देखो, इसमें कोई क्यूरी लॉ लागू नहीं होता था। ये क्यूरी लॉ का ओबे नहीं करते, ये करते हैं। इनकी जो काई है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इनकी काई टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इनकी भी करती है। क्यूरी लॉ क्या था? यही तो बताता है कि काई और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो हम फिफ्थ पॉइंट क्या कह सकते हैं? फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं कंपैरिजन का हमारा क्या हो जाएगा कि काई यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी does not depend on टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, है ना। और यहां क्या करती है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। काई ऑफ पैरामैग्नेटिक substances depend on
टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बताया था ना वाइस क्यूरी लॉ में, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। और काई ऑफ फेरोमैग्नेटिक भी क्या करती है? फेरोमैग्नेटिक substances also depends on temperature। ये भी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वाइस क्यूरी लॉ में बताया था ना, ये क्या था? यदि मैं ध्यान पूर्वक कहूं तो ये तो था C इज इक्वल टू टी माइनस टी सी, और यहां देखो ये किस तरह से डिपेंड करती थी? M इनवर्सली प्रोपोर्शनल T, ये आया था। तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। इसके लिए कोई क्यूरी लॉ नहीं था। तो नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं, ये यदि आपने नोट कर लिया तो ये देखिए, ये भी कह सकते हैं हम क्या कि ये क्यूरी लॉ का ओबे नहीं करते। 6 पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। कौन से? ये वाले। ये कौन से हैं? डाईमैग्नेटिक वाले। डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ का ओबे नहीं करते। दे ओबे, ये किसकी बात चल रही है? पैरामैग्नेटिक की। ओबे क्यूरी लॉ, ये क्यूरी लॉ का ओबे करते हैं। दे आल्सो ओबे क्यूरी लॉ, ये भी दे आल्सो ओबे क्यूरी लॉ, ये भी क्यूरी लॉ का ओबे करते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपसे लिखवाए थे, हालांकि एग्जांपल ध्यान रखा करो, फेरो के पैरा के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। हालांकि मैंने सारे एग्जांपल लिखवाए आपको, ये है ना, आपसे नोट करवाए पिछले टॉपिक्स में इनके साथ में। इसके जो एग्जांपल हैं फिर भी आप लिख लें, इसके जैसे एग्जांपल हैं उसके एग्जांपल में जैसे आपके पास में क्या हो गया? जिंक हो गया। जिंक के बाद में जैसे आपका कॉपर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, वाटर हो गया। ये इसके एग्जांपल है। इसके बाद में यदि इसके एग्जांपल की बात करते हैं आप तो ये हो गया सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये किसके एग्जांपल है? पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल हैं। फिर यदि आप इनके एग्जांपल की बात करते हो तो फेरस हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, Fe3O4 हो गया। ये किसके एग्जांपल हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। मैग्नेट बनाने के लिए कौन से सब्सटेंसेस काम में लिए जाते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही काम में लिए जाते हैं, है ना। तो इनको नोट कर लीजिए यहाँ तक, है ना, ताकि कंपैरिजन आपको पता लग जाए इनमें अच्छे से।